Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3 of Block 2 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. We are going to complete this unit in two parts. In part 1 we are going to complete pink highlighted section, and in second part we are going to complete the portion which is highlighted in blue. So let us start with the unit. Unit 3 is content theories, process theories and schedules of reinforcement. So बहुत सारे चीज़ें हम करते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए. बहुत सारी थ्योरीज आई हैं जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए बनी है, बट कोई ऐसी सिंगल थ्योरी नहीं है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए. सो जो थ्योरीज मोटिवेशन की आई हैं उनको थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं मोटिवेशन को. सो वो कौन कौन से थ्री एस्पेक्ट्स हैं? नंबर 1, इंडिविजुअल्स प्री डिस्पोजिशंस, सेकेंड कॉग्निटिव प्रोसेस एंड थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस ड्राइविंग फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एक्शन. इन तीनों के बेसिस पे हम मोटिवेशन ड्राइव कर सकते हैं. जैसे कि इंडिविजुअल प्री डिस्पोजिशंस मतलब उसकी जो नीड्स हैं उसकी जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर वर्क करके. कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब किस तरह से वो सोचता समझता है, चीज़ों को परसीव करता है और किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करता है. एंड तीसरा है वो जो भी काम कर रहा है उसका जो भी रिजल्ट आया उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है. अगर पॉजिटिव हुआ है तो वो काम करेगा, वो बार बार करेगा वो काम. अगर नेगेटिव हुआ है तो नहीं करेगा. इसके बेसिस पे तीन टाइप की मोटिवेशन थ्योरीज बनी है. वो कौन कौन सी है? फर्स्ट टाइप है कंटेंट थ्योरीज, जो सेक्शन हम आज कवर करेंगे. सेकंड है प्रोसेस थ्योरीज एंड थर्ड है रीइंफोर्समेंट थ्योरी. जो प्रोसेस थ्योरीज एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरीज हैं वो सेकंड पार्ट में कवर की जाएंगी, बट ये होती क्या है इनको हम जरूर समझेंगे. कंटेंट थ्योरीज क्या होती है? इसमें हम किसी भी पर्सन की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी क्या गोल्स है लाइफ में उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे वो इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए गोल तक पहुंचता है सो दैट उसकी नीड्स को सेटिस्फाई वो कर सके. ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस थ्योरीज. प्रोसेस थ्योरी में क्या होता है? ये कैसे हम किसी के अंदर कोई बिहेवियर इनिशिएट कर दें और उसको इस तरह से डायरेक्ट करें और उस जो भी हम उसके अंदर इनिशिएट करेंगे बिहेवियर वो प्रोडक्टिव बिहेवियर होगा जो कंपनी के बेनिफिट के लिए होगा और उसको हम ऐसा डायरेक्ट करेंगे कि वो सस्टेन रहे, मतलब लॉन्ग टाइम तक चलता रहे वो बिहेवियर और उससे कंपनी के क्या फायदे होंगे उस पर हम वर्क कर सकते हैं, मतलब गोल तक वो पहुंच जाएगा. सो ये बेसिकली प्रोसेस थ्योरी जो है पूरा प्रोसेस कैसे करना है मोटिवेट करने का उस पे बेस्ड है. सो ये जितने वेरिएबल्स हैं बिहेवियर को इनिशिएट करना, डायरेक्ट करना एंड सस्टेन करना एंड फिर जो भी गोल है उसको अचीव करना, ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं और ये ही मोटिवेशन बन जाता है जब इंसान देखता है कि हाँ इसको करने से मुझे अचीवमेंट मिल रही है. नेक्स्ट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी. रीइंफोर्समेंट थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरीज, या इसको आउटकम थ्योरीज भी कहते हैं. इसका मतलब है कि आपने कोई एक्शन किया, आपने देखा उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आया. अगर उसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव है तो आप मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को करते हो और अगर उसका कॉन्सिक्वेंस सही नहीं है, निगेटिव है, तो उसको आप मिनिमाइज कर देते हो उस बिहेवियर को. तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड ये तीन थ्योरीज है. आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो है कंटेंट थ्योरीज. अब ये कंटेंट थ्योरीज क्या होती है? कंटेंट थ्योरीज जो होती हैं उसमें जो फोकस होता है हमारा वो इंटरनल फैक्टर्स पे होता है इंडिविजुअल के, यानी कि ऐसा वो क्या करता है उसके अंदर किस तरह की स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं, ये वाली चीज़ें. सो मेजर जो थ्योरीज इस सेक्शन में आती है कंटेंट थ्योरीज के वो है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, एल्डरफर्स ERG थ्योरी, हर्सबर्ग मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी, मैकक्लेलैंड्स लर्नेड नीड्स और 3 नीड्स थ्योरी. ये सारी थ्योरीज हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं. सो फर्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है और जब भी हम ये थ्योरी समझ रहे हैं ना तो हम इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स भी पढ़ेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने वाले हैं. पहले हम थ्योरी समझेंगे एंड हाउ इट इज कनेक्टेड विद ऑर्गेनाइजेशनल रोल और या ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में हम इसको कैसे
कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। सो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी 1954 में दी गई थी, जहाँ पे ये बोला गया था कि कोई भी इंसान जो है वो बहुत सारी नीड्स से मोटिवेट होता है, और वो नीड्स जो है वो हायरार्कियल लेवल पे एग्जिस्ट करती है, मतलब सब एक ही सेम लेवल पे नहीं है, सब एक लाइन में नहीं खड़ी हैं, वो पिरामिडिकल फॉर्म में है। मतलब एक पिरामिड बनाओ, उसमें सबसे बेसिक जो नीड है वो सबसे नीचे होती है, मतलब सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जैसे, और सब सारे लोग वो चीज़ अटेम्प्ट करते हैं, और उसके बाद फिर पिरामिड जैसे जैसे ऊपर जाते जाते छोटा होता जाता है, कोनिकल हो जाता है, वैसे वैसे ये जो नीड्स हम पढ़ते जाएंगे वो भी कम होती जाती है, और कम लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। सो साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे, फिजियोलॉजिकल नीड्स हम सबसे पहले देखेंगे। जो सबसे बेसिक नीड होती है सबकी, वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड, तो फिजिकल नीड्स जो उसकी हो गई, फूड की नीड हो गई, वाटर की हो गई, जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब वो अगर वो नहीं लेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वैसी वाली नीड्स होती है ये फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो ये बेसिक नीड है, और ये पिरामिड में सबसे नीचे की साइड में होती है। सो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में क्या सर्वाइवल की कोई ऐसी सिचुएशन होती है? नहीं, लेकिन फिर भी सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? एक प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन होना ज़रूरी है, और सैलरी होना ज़रूरी है, राइट? तभी इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी। आप गंदे एरिया में काम नहीं कर सकते हो, आपका मन नहीं लगेगा काम करने में, राइट? साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, और सैलरी तो मस्ट है, नहीं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें कैसे लोगे? नेक्स्ट सेकंड है सेफ्टी नीड्स, जो पिरामिड के सेकंड लेवल पे, नीचे से सेकंड लेवल पे होगी। ये इसका कंसर्न जो होता है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर होता है। आपका एनवायरनमेंट कितना इमोशनली सेफ है, आपको कितना फ्री करता है थ्रेट से और इमोशनल डिस्ट्रेस से, वो सेफ्टी नीड कैटेगरी में आता है। ऑर्गेनाइजेशनल वर्क प्लेस में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि आप कितना सेफ है अपने जॉब में, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं जॉब में, और जॉब की सिक्योरिटी कितनी है, वो इसमें आती है। थर्ड जो लेवल आता है वो है सोशल नीड्स। इसमें 5 लेवल्स हैं। सोशल नीड्स का मतलब होता है हर एक इंसान चाहता है कि उसके कुछ दोस्त हो, उसको कोई लव्ड वंस उसकी लाइफ में, ऐसा ग्रुप हो जिसमें वो उठ बैठ सके। ऑर्गेनाइजेशन में भी जो डिजायर्ड चीज़ होती है वो होता है को-वर्कर्स का एग्जिस्ट करना। को-वर्कर्स अगर साथ में होते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, सुपरवाइजर्स का बिहेवियर अच्छा है, पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो आपको गुड सोशल नीड जो है आपकी वो फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट लेवल होता है एस्टीम नीड्स। इसमें हमारा जो डिज़ायर होता है वो हमारी सेल्फ इमेज को लेकर होता है। हमें अटेंशन चाहिए होती है, हमें रिकॉग्निशन चाहिए होता है, हमें अप्रिसिएशन चाहिए होता है दूसरों का। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी ये रिकॉग्निशन वाला फैक्टर काम करता है, जहाँ पे इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ करना चाहता है, अपना स्टेटस इंक्रीज़ करना चाहता है। देन हमेशा वो चाहता है कि जो भी उसने कंट्रीब्यूट किया है उसको क्रेडिट किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन में उसको एड्रेस किया जाए। सो ये एस्टीम नीड हो गया, सेल्फ एस्टीम नीड भी कह सकते हैं इसको। सो क्या क्या हो गई अभी तक? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो सबसे लास्ट नीड मानी जाती है, इवन टॉप मोस्ट होती है जो पिरामिड में। इसमें जो नीड होती है वो सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड होती है, जिसमें इंसान अपने फुल पोटेंशियल को डेवलप करता है। इंक्रीज्ड कॉम्पिटेंस देखी जाती है इसमें इंसान की, कि वो उसकी कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, वो बेटर पर्सन बन गया है। ऑर्गेनाइजेशन में ये जो पर्सन है ये देखेगा कि इसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ग्रोथ की, क्रिएटिविटी की, और एडवांसमेंट और अचीवमेंट की, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हो जाएंगी। अब जो मैस्लो ने सजेस्ट किया था कि इंसान जो है जब तक उसकी नीड्स पूरी नहीं होती तब तक वो मोटिवेटेड फील नहीं करता है, तो उसकी सारी नीड्स जो हैं वो फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली नीड पूरी होती है तो वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, लोअर लेवल की जब नीड पूरी हो गई तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, नेक्स्ट लेवल की पूरी हो गई तो थर्ड लेवल पे पहुंच जाएगा। ऐसे करके वो अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए मोटिवेटेड होता है, और उसी तरह का उसका बिहेवियर होता है। सो जब तक लोअर लेवल की नीड्स फुलफिल नहीं होती, यानी कि फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी वाली नीड्स पूरी नहीं होती, तब तक वो सोशल सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लेवल पे नहीं जाएगा। उसको पहले बेसिक नीड्स पूरी करनी पड़ेगी, और वही जो उसकी नीड्स है वही उसको मोटिवेट करती हैं आगे प्रोसेस करने के लिए, आगे प्रोग्रेस करने के लिए। सो
जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो सेफ वर्किंग कंडीशन एंड पे वो पहली चीज है जिस पे इंसान ध्यान देता है, उसके बाद फिर वो जॉब सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों पे ध्यान देने लगता है। अब कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है, उसका स्टेटस कितना हो गया, कितना चैलेंजिंग वर्क उसको मिल रहा है, लाइक दैट। कहीं कहीं पे इस मैस्लो की जो थ्योरी है वैसे तो बहुत जगह रिकॉग्नाइज किया गया है इस चीज़ को, और मैनेजर्स इस चीज़ को पर्टिकुलरली प्रैक्टिस भी करते हैं, बट इसको क्रिटिसिज्म भी मिला। किन ग्राउंड्स पे क्रिटिसिज्म मिला? पहला पॉइंट ये था कि मैस्लो ने जैसे बोला कि जो सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन होना, मतलब नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान मोटिवेशनल होना जरूरी है, मतलब मोटिवेशन उसको मिलना जरूरी है। उसके बिहेवियर पे तभी मोटिवेटेड रहेगा जब उसकी नीड्स वो सेटिस्फाई करने के लिए काम करेगा। तो और जबकि हमने वर्क प्लेस पे ये देखा है कि जॉब सेटिस्फैक्शन अकेली चीज नहीं है जो इंसान को मोटिवेट करता है परफॉर्म करने के लिए। फिर हमने ये देखा मैस्लो में कि जो एक नीड की जब ग्रेटिफिकेशन हो जाती है, मतलब फुलफिल हो जाती है, जरूरी नहीं है कि वो उसको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। जैसे कि कई लोग तो अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए भूखे भी रह जाते हैं। कई लोग सेल्फ एक्चुअलाइज पहले कर लेते हैं लेकिन उनका वर्किंग जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही रिस्की होता है। सो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन देखने के लिए मिला है। थर्ड लिमिटेशन हमने ये देखी है कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस ऑर्डर में वो अपनी नीड को फुलफिल करेगा। जरूरी नहीं है वो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब सबसे पहले फर्स्ट लेवल करे, सेकंड लेवल, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी लेवल इंसान आजकल कर लेता है। सो एंड इवन नीड्स जो है वो जल्दी जल्दी चेंज भी होती है लोगों की, जबकि मैस्लो में ऐसा कुछ बोला नहीं था। देन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो मैस्लो ने दिया वो क्या था वो भी हम पढ़ेंगे, और इसमें इन्होंने बताया कि वर्क मोटिवेशन में इसका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। नंबर 1, जो ये मॉडल है ये हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखता है जिसमें नीड्स को एक दूसरे से रिलेट करके बताया गया है कि एक नीड दूसरे नीड से कैसे रिलेटेड है। फिर सेकेंड जो मैस्लो का था उसने फोकस किया था हायर ऑर्डर नीड्स के ऊपर, जिसने सोशल डायनामिक्स के बारे में बात की थी ह्यूमन मोटिवेशन के लिए। फिर जो थर्ड है उसमें थ्योरी ने बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखाया है एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस किया है ज्यादा एज कंपेयर टू उसकी डेफिशिएंसीज पे। एल्डरफर्स ERG थ्योरी ये मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी जो थी उसी का ही एक्सटेंशन है, और एल्डरफर ने 1972 में ये थ्योरी दी थी और उन्होंने क्लासीफाई की थी 3 कैटेगरीज, रादर 5। जो मैस्लो में हमने 5 कैटेगरीज दी थी, इन्होंने बस 3 की थी, और वो 3 कौन कौन सी है? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। सो उन्होंने कहा कि इनको सेटिस्फाई किया जा सकता है वर्क एनवायरनमेंट में भी। तो एग्जिस्टेंस नीड में क्या उन्होंने डाला फिजिकल सर्वाइवल, जिसमें हमारी नीड फूड, वाटर, शेल्टर और फिजिकल सेफ्टी की है। ऑर्गेनाइजेशन में भी हम पे, फ्रिंज बेनिफिट्स, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी ये आ जाता है। सेकेंड है रिलेटेडनेस नीड। रिलेटेडनेस में इंटरेक्शन जो हम दूसरों से करते हैं, हम एसोसिएट करते हैं, ये जो हमारा एसोसिएशन है वो हमें सेटिस्फैक्शन देता है। सो सिमिलरली इमोशनल सपोर्ट, रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, बिलोंगिंगनेस, ये वाले टर्म्स इसमें आ जाते हैं। जॉब में हम क्या देखते हैं? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कोवर्कर्स और मेंटोर्स के साथ कैसी है। ऑफ द जॉब फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ हमारी कैसी है। थर्ड जो कैटेगरी थी उन्होंने ग्रोथ नीड की बात की थी, मतलब कि अपने आप की पोटेंशियल को अटेन करना, और ये भी सेटिस्फाई की जा सकती है जब हम अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को टू द फुलेस्ट यूज करते हैं। जॉब में भी जो चैलेंजेस, ऑटोनॉमी एंड क्रिएटिविटी जो है ये टर्म्स हम यूज कर सकते हैं उसके लिए, कि हमें अगर क्रिएटिव वर्क दिया जाए, हमारा अपने हाथ में हो हर एक चीज, तो वो इसमें इन्वॉल्व होगी। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि कैसे ये मैस्लो की थ्योरी से डिफर करता है। ये सारे पॉइंट में जो चीज़ें दी हैं ये सब इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इनको अच्छे से आप तैयार करना। ERG मॉडल जो है ये रिगरस प्रोग्रेशन नहीं बताता है, मतलब 1 लेवल से सेकेंड लेवल पे जाना, ये 1 के एक के बाद एक होना ज़रूरी नहीं है। इसमें ये भी पॉसिबल है कि सारे तीनों के तीनों लेवल एक साथ ही एक्टिवेट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है हायर लेवल पहले एक्टिवेट हो, लोअर लेवल बाद में एक्टिवेट हो। तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, जबकि मैस्लो ने इसको सीक्वेंस के फॉर्म में बताया था। फिर सेकेंड जो इसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो ये कि अगर कोई भी पर्सन अपर लेवल की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, अटेन नहीं कर पाता है, तो वो फिर से नीचे वाले लेवल पे पहुंचता है और
और उस पे वर्क करता है, अपनी नीड्स और प्रोग्रेस के ऊपर वर्क करता है, और फिर से दोबारा मेहनत करके वो अपर लेवल पे पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे कि सपोज कोई एम्प्लॉई है जो इमोशनल सपोर्ट और रिकॉग्निशन उसको जॉब पे नहीं मिल सक रहा, मतलब कि रिलेटेडनेस वो फील नहीं कर रहा, उसकी रिलेटेडनेस नीड पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो फिर अपनी हायर पे की डिमांड करेगा, कंपेंसेशन की डिमांड करेगा, सो दैट उसकी लोअर लेवल की नीड्स तो कम से कम ढंग से पूरी हो। थर्ड जो है वो है ग्रोथ नीड। थर्ड जो डिफरेंस बताया गया है वो ग्रोथ नीड के ऊपर बताया गया है कि ये अनलिमिटेड होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो गए उस पर्टिकुलर जो आपने टारगेट सेट किया था ग्रोथ के लिए तो आप मोटिवेटेड रहोगे। जबकि मैस्लो ने ये कहा था कि अगर आपकी कोई नीड पूरी होती है तो आप मोटिवेटेड फील करते हो। इनका कहना था कि जब आप सेटिस्फाई कर लेते हो अपना एक पर्टिकुलर लेवल ग्रोथ नीड का स्पेसिफिकली, तो आपकी ना वो जो जिसको आपने सेटिस्फाई किया था उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दैट मीन्स आप और ज़्यादा अपना टारगेट अपर सेट कर लेते हो। आपके जॉब में सपोज आपको कोई चैलेंज और क्रिएटिविटी का वर्क दिया गया, आपने उसको अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद फिर आप सोचोगे इससे भी हायर लेवल का मुझे वर्क मिल जाए, हायर लेवल का चैलेंज मिल जाए, मैं वो भी करना चाहता हूँ, तो आपकी जो भूख है ना वो बढ़ती जाती है, आपकी जो डिजायर है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ऐसा इन्होंने कहा था। और आई एग्री विद दैट। हर्सबर्ग्स मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने 1966 में मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी डेवलप की थी, और इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च की और स्टडी किया कि गुड एंड बैड क्या फील करते हैं वो अपने जॉब के बारे में। सो किस टाइम पे उन्होंने सबसे अच्छा फील किया जॉब में एंड किस टाइम पे सबसे बुरा फील किया जॉब में, इसके बारे में बात की उन्होंने। सो जो कंक्लूजन निकला वो ये पता चला कि two sets of needs are there, one is hygiene needs and second is motivator needs। जो hygiene needs जो होती हैं वो job dissatisfaction प्रोड्यूस करती हैं, और जो मोटिवेटर नीड्स होती हैं वो जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस करती हैं। सो इन दोनों को जब हम एक साथ लेते हैं, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर्स को, तो इनको हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है। अब हाइजीन फैक्टर्स क्या हैं और मोटिवेटर क्या है वो सब हम समझेंगे इसके आगे टॉपिक में। जो हाइजीन फैक्टर्स हैं जो लोअर नीड्स कैटेगरी में आता है, वो उसमें वो फैक्टर्स आते हैं जो जॉब के आसपास है, लेकिन एक्चुअल जॉब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, जॉब कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, कंपनी की पॉलिसी कैसी है, सुपरविजन कैसा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसी है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, सैलरी बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। मतलब जॉब तो आपको कुछ और करना है, लेकिन ये उसके आसपास की चीजें हैं ना जो हम नोटिस करते हैं। सो इसीलिए ये जॉब कॉन्टेक्स्ट का माना जाता है, इसको हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं, लोअर नीड है ये। सो जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं ये एम्प्लॉयज को डिससेटिस्फाई करते हैं अगर ये एब्सेंट होते हैं। सो दैट इज वाई इसको हमने क्या बोला है, जॉब डिससेटिस्फैक्शन को प्रोड्यूस करता है ये। सो कैसे करता है, अगर इनकी प्रेजेंस है सो एम्प्लॉय न्यूट्रल फील करेगा, मतलब वो मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, वो न्यूट्रल फील करेगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो वो डिससेटिस्फाई फील करेगा। तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि वर्कर है जो ऑफिस नहीं आएगा अगर उसको ये बेसिक नीड्स जो हैं, लोअर नीड्स जो हैं, ये नहीं मिलती कंपनी में। वो और अगर मिलती हैं तो वो कंपनी तो आएगा, लेकिन वो उसे मोटिवेट नहीं करेंगी वो चीजें। वो ये बोलेगा कि भाई ये तो रिक्वायर बेसिक चीजें हैं ना, ये तो नीड है हमारी, सो हाँ इससे क्यों मोटिवेट होंगे हम। इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग अस द बेसिक फैसिलिटी, राइट। नेक्स्ट इज मोटिवेटर नीड क्या होती है। मोटिवेटर ये हायर नीड में आता है जहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो मोटिवेट होता है जब उसको पता चलता है कि उसको ग्रोथ मिल रही है अपने जॉब में, वो कुछ अचीव कर पा रहा है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं जॉब में, एडवांसमेंट रिकॉग्निशन मिल रहा है। सो ये सारी मोटिवेटर नीड्स की कैटेगरी में आता है। सो हाई परफॉर्मेंस जॉब जब उसको मिलता है तो वो सेटिस्फेक्शन प्रमोट करती है, और ये इंटरनल होती है वर्क के अंदर, मतलब वर्क से ही रिलेटेड है ये सारी चीजें। नाउ अब इनकी अगर एब्सेंस हुई सो ये कोई उसको डिससेटिस्फैक्शन पैदा नहीं करेगा, क्योंकि अगर नहीं है तो ठीक है वो तो काम किए जा रहा है, राइट। लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वो सेटिस्फाई फील करेगा कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, मेरा रिकॉग्निशन भी हो रहा है। सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंट्रिंसिकली रिवार्डिंग होते हैं, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करते हैं उनके लिए। तो हर्सबर्ग्स जो
थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज भी किया गया कुछ ग्राउंड्स पे। वो क्या चीजें थी, एक तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ये वाइट कॉलर एम्प्लॉयज के लिए ही अप्लाइड है, आप ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज के लिए नहीं है। ये वाले जो हम मोटिवेटर्स की बात कर रहे हैं, हाइजीन नीड्स की बात कर रहे हैं और मोटिवेटर नीड्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ वाइट कॉलर एम्प्लॉयज के लिए है, मैनेजरियल लेवल के लोगों के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है, उनके बेसिस पे ये बताई गई है। देन मोटिवेशनल इम्पोर्टेंस जो है उसमें वो पे भी एक ऐसी चीज है जो मोटिवेट करता है इंसान को ज्यादा करने के लिए, है ना। स्टेटस भी मोटिवेट करता है, फिर दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसी है वो भी हमें मोटिवेट करता है। ऑफ कोर्स अगर आप डीमोटिवेट तो सर्टेनली करता है, अगर हमारे ऑफिस में रिलेशंस अच्छे नहीं है तो हम मोटिवेटेड फील नहीं करते, ऑफिस नहीं जाना चाहते, काम नहीं करना चाहते, हमें आइसोलेटेड फील होता है। सो ये जो मेंटेनेंस फैक्टर्स है ना, इसको बहुत कम इंपॉर्टेंस दी है इस मॉडल में, जबकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं मोटिवेशन के लिए। एटलीस्ट मोटिवेशन को रिड्यूस तो कर ही देते हैं अगर ये चीज़ें नहीं होती तो। नेक्स्ट सेल्फ रिपोर्ट मेथोडोलॉजी को फॉलो किया गया है, जहाँ पे दोनों फैक्टर्स जो है उनके जो आउटकम आए हैं उसमें जो लोगों की टेंडेंसीज होती हैं वो उन चीज़ों को क्रेडिट लेते हैं जो जिसमें कोई सक्सेस मिली है, जो अच्छे से हुआ है काम, और जो खराब हो जाता है उसमें वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, उसको दोष दे देते हैं कि हमारा काम अच्छा नहीं हुआ, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई क्योंकि ये चीज़ें खराब थी। और अगर इन्हीं सिचुएशंस में उन्होंने काम अच्छा कर दिया तो खुद को क्रेडिट देंगे, देखो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैंने कर दिखाया, राइट। सो ये चीज़ें सेल्फ रिपोर्ट मेथोडोलॉजी पे बेस्ड थी ये। फिर कोई एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन नहीं है इन दो मेजर फैक्टर्स जो इन्होंने बताई, हाइजीन एंड मोटिवेटर के नीड्स का, इनमें कोई स्ट्रॉन्ग एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन नहीं दिखेगी आपको। इनके आउटलाइंस जो है वो जनरल टेंडेंसीज के ऊपर बेस्ड है। सो ये इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कुछ आउटकम्स क्या आएंगे। नाउ इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, जो मैस्लो की नीड हायरार्की कंसेप्ट था उसमें उसका ही एक्सटेंशन आप समझ सकते हो, जहाँ पे वर्क मोटिवेशन को में कैसे हम कर सकते हैं काम, वो इस थ्योरी से हमें पता चलता है। और इसने ये भी बताया कि कैसे जॉब कंटेंट फैक्टर्स होते हैं वो वर्क मोटिवेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनवायरनमेंट कंपनी का, है ना, पे, ये सारी चीज़ें, हमारे को रिकॉग्निशन कितना इंपॉर्टेंट होता है वर्क मोटिवेशन के लिए, ये सारी चीज़ें हमें पता चली। नाउ जॉब डिज़ाइन टेक्निक जो है वो जॉब एनरिचमेंट के लिए ज़रूरी है, वो भी हमें इसी के थ्योरी से पता चला। और एक जॉब कंटेंट फैक्टर्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी इस थ्योरी से हमें होती है। तो जॉब कंटेंट फैक्टर्स क्या क्या है, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, ग्रोथ, एडवांसमेंट, ये वाली चीज़ें। नाउ मैकक्लेलैंड्स लर्नेड नीड्स थ्योरी, ये 1971 में थ्योरी आई थी, जिसमें नीड को कई लोग सप्रेस करते हैं, कई लोग एम्पलीफाई करते हैं उनके। और नीड जो है वो सप्रेस और एम्पलीफाइड किस बेसिस पे होती है, सोशल नॉर्म्स, सेल्फ कंसेप्ट और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है और आपकी नीड कैसी है, सो उन दोनों का क्या कनेक्शन है। अगर आपको पॉजिटिव चीज़ मिली तो आप उसको एम्पलीफाई कर दोगे, अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिला तो आप उसको सप्रेस कर देंगे। ऐसे ही सोशल नॉर्म्स भी एक ऐसी चीज़ है, उसके थ्रू आप अपनी नीड्स को एम्पलीफाई या फिर सप्रेस करते हैं। सिमिलरली सेल्फ कंसेप्ट का भी, आपको अगर आपको लोगों से रिकॉग्निशन चाहिए, आप लोगों की नज़र में रहना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप उनके सामने अच्छी एक्टिविटी शो करोगे, अच्छा बिहेवियर शो करोगे, मतलब उस बिहेवियर को आप एम्पलीफाई कर रहे हो, है ना। बुरे बिहेवियर को क्या कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो। सो इस तरह से मैकक्लेलैंड ने जो थ्योरी सजेस्ट की थी, उन्होंने यही बोला था कि जो नीड्स हैं वो या तो एम्पलीफाई होती हैं या सप्रेस की जाती हैं अपने सेल्फ कंसेप्ट, सोशल नॉर्म्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस को कंसीडर करते हुए। तो नीड्स जो, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नीड्स हैं वो एक लर्नेड बिहेवियर है। हम जो अपनी नीड सेट करते हैं वो हम अपने इन चीज़ों से सीख के करते हैं कि हमारी नीड क्या है। सो 3 प्राइमरी नीड्स के बारे में इन्होंने बात की है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। सो जब नीड ऑफ अचीवमेंट की बात करते हैं, सो इसमें हमारा मेन जो डिज़ायर होता है वो होता है कि हम और आगे तक जाएं,
और हायर स्टैंडर्ड को अचीव करे, उसको परस्यू करे और अपने गोल तक पहुंचे। सो मतलब पूरा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, परसिवरेंस की ज़रूरत होती है, फोकस की ज़रूरत होती है इसमें। नीड फॉर एफिलिएशन मतलब कि डिज़ायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जब आप लोगों से रिश्ते बनाना चाहते हो, बहुत सारे दोस्त बनाना चाहते हो। एंड देन थर्ड जो हमारी नीड होती है वो नीड फॉर पावर होती है, यानी कि डिजायर टू कंट्रोल अपना खुद का एनवायरनमेंट या फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। सो ये 3 तरह की नीड होती है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर। सो जो अब इन्होंने हर एक कैटेगरी के बारे में डिटेल में समझाया है। जो लोग स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट वाली नीड को रखते हैं वो बहुत चैलेंजिंग गोल्स को सेट करते हैं और अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं उसको अचीव करने के लिए। लेकिन जब भी वो अपना गोल सेट करते हैं तो उसमें जो डिग्री ऑफ रिस्क होती है ना, वो मॉडरेट रिस्क होती है और वो इमीडिएट आपको रिजल्ट देती है। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फीडबैक मिल जाता है कि आपने अपने गोल तक आप कैसे पहुंचे, आपके गोल तक पहुंचने की जो प्रोग्रेस है वो कितनी हुई है, तो इमीडिएट पता चल जाता है। जो हाई अचीवर्स होते हैं वो अपने टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए इंट्रिंसिकली सेटिस्फाई होते हैं। जब भी वो अपने टास्क को सेटिस्फाई कर लेते हैं, मतलब गोल को अचीव कर लेते हैं, तो इंट्रिंसिकली सेटिस्फाइंग फील करते हैं। और उनको ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर के किसी मटेरियल रिवार्ड्स की भूख हो उनके अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी थोड़ी कहीं ना कहीं तो हिडन होती है, बट वो उससे ज़्यादा उनके लिए इंट्रिंसिकली सेटिस्फाई करना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हाई अचीवर्स जो होते हैं ऐसे गोल को सिलेक्ट करते हैं जिसमें वो पूरे टाइम बिजी रहते हैं, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते हैं, और जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते, कंप्लीट नहीं करते उस टास्क को, तब तक वो वहाँ से ध्यान हटाते नहीं है। और वो रियलिस्टिक एबिलिटीज़ उन्हें पता होती हैं खुद की, मतलब अंधेरे में नहीं रहते, उनको पता होता है उनमें एबिलिटीज़ क्या है, और वो परसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। जिन लोगों में एफिलिएशन स्ट्रांग होता है वो अपनी फेवरेबल इमेज बना के रखते हैं दूसरों के सामने और अपने सामने भी, डिपेंड करता है कि वो एफिलिएशन है वो किस तरह की एफिलिएशन है। सो एक्टिवली वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड रोल्स में हमेशा रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को जैसे मैंने बताया कि हमेशा सेट करने की कोशिश करते हैं कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, है ना। सो ये सेल्स पोजीशन में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं क्योंकि ये लंबे रिलेशन बना पाते हैं, इनको लड़ने झगड़ने की हैबिट नहीं होती, इनको एफिलिएशन की ज़्यादा चिंता होती है। सो लेकिन अगर इनको आप ऐसे कोई रिसोर्सेज दे दो जो बहुत कम है क्वांटिटी में, जिसकी कमी पड़ रही है, तो वो उस तरह के टास्क को ज़्यादा अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि ये फिर कैसे करेंगे, लोगों से रिश्ते ही नहीं बना पाएंगे क्योंकि स्केर्स रिसोर्सेज हैं। सो ये डिसीजंस जो होते हैं लेना पड़ता है ना, फिर जब स्केयर्स है कोई चीज़ तो उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा किसको दे किसको नहीं दे, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है, इसीलिए वो ऐसी जॉब्स में अच्छे नहीं होते हैं। अब हम हाई नीड ऑफ पावर के बारे में बात करेंगे, जिनको पावर की बहुत ज़्यादा भूख होती है। सो पावर या तो खुद के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए चाहिए या दूसरों को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। सो जो भी पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं वो एक लीडरशिप पोजीशन को अटेन करना चाहते हैं, और ये उनका परसुएसिव कम्युनिकेशन होते हैं, मतलब किसी चीज़ के ऊपर लगे रहते हैं तो लगे ही रहते हैं उसको जब तक वो पूरी ना हो जाए, और मीटिंग्स में भी सबसे ज़्यादा सजेशंस वही लोग देते हैं, और सिचुएशंस को वो अच्छे से इवेलुएट भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी इवेलुएट करके बता सकते हैं। तो जो पावर है वो नीड फॉर पावर तो 2 तरह की होती है, एक पर्सनलाइज्ड पावर होती है और एक सोशलाइज्ड पावर होती है। पर्सनलाइज्ड पावर कौन सी होती है? जो खुद के सेक के लिए अपनी पावर को एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब जब उनके हाथ में पावर होती है बहुत खुश होते हैं, अपनी खुशी के लिए वो चीज़ करते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से वो पावर हाथ में लेना चाहते हैं। दूसरे जो होते हैं वो सोशलाइज्ड पावर वाले, वो होते हैं जिनका डिजायर होता है पावर हाथ में लेकर दूसरों की हेल्प करना। नाउ कुछ प्रिडिक्शंस जो हम कर सकते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, नीड एंड जॉब परफॉर्मेंस के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में कुछ हम प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। नीड एंड जॉब परफॉर्मेंस मतलब
जिन ये जो नीड्स हमने ऊपर 3 नीड्स पढ़ी थी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर, इनका जॉब परफॉर्मेंस से क्या रिलेशन है, मतलब आप किसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उस बंदे के अंदर, उस इंसान के अंदर कौन सी वाली नीड सबसे स्ट्रांग है, फिर उसके बेसिस पे आप उसको जॉब में डालोगे और जॉब परफॉर्मेंस चेक करोगे। सो जब भी हाई डिग्री ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, फीडबैक की ज़रूरत होती है। मॉडरेट या इंटरमीडिएट डिग्री ऑफ रिस्क जहाँ पे होता है, उसमें हाई अचीवर्स जो होते हैं स्ट्रांगली मोटिवेटेड होते हैं करने के लिए। हाई अचीवर्स जो होते हैं ये सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनल बन सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने खुद को बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, या फिर सेल्फ कंटेंट यूनिट में लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो खुद की सेल्फ कंटेंट यूनिट है उसको बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं हाई अचीवर्स। हाई अचीवर्स गुड मैनेजर नहीं हो सकते, लेकिन ये एक्सीलेंट सेल्स पर्सन ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टेड होते हैं कि कैसे वो पर्सनली अपने आप को बेस्ट करके बताएं, अपना गोल सेट करते हैं, उसको अचीव करते हैं। तो इसीलिए सेल्स पर्सन हो सकते हैं, लेकिन सेल्स मैनेजर अच्छे नहीं हो सकते। ये नाउ जिनकी लो नीड होती है एफिलिएशन की, वो बेटर डिसीजन मेकिंग पोजीशन में रह सकते हैं, यानी कि मैनेजरियल लेवल या ऐसे जो डिसीजंस लेते हैं मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में, उस पोजीशन में ये रह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो चॉइसेस और एक्शंस होते हैं ना वो बायस्ड नहीं होते, क्योंकि उनकी नीड नहीं है एफिलिएशन की, है ना, उनको किसी से दोस्ती नहीं बनानी है, उनको अपने काम से मतलब है। इसीलिए तो अपनी पर्सनल नीड को अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो हाई पावर मोटिव जिसका होता है, मतलब जिसको हाथ में पावर लेनी है, वो मैनेजरियली बहुत हाई पोजीशन में जा सकते हैं, मतलब वो मैनेजर पोजीशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पावर मोटिवेटेड लोग जो होते हैं एक्सीलेंट मैनेजर बनते हैं, बिकॉज वो उनमें सोशलाइज करने की बहुत अच्छी पावर होती है, उनको पता होता है कि कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे परसुएड करना है चीज़ों को। इसीलिए पर्सनल पावर के बजाय सोशल पावर चाहिए होती है इनमें। नाउ जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल के बारे में बात करेंगे। ये हैकमैन एंड ओल्डहैम ने दिया था 1976 में। इन्होंने बोला था मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस क्वालिटी एंड विड्रॉल बिहेवियर्स, जैसे कि एब्सेंटिज्म या टर्नओवर, ये वाले जो फंक्शंस है ये 3 क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। कौन से 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड फील करते हैं, सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, परफॉर्मेंस क्वालिटी देते हैं या विड्रॉल बिहेवियर शो करते हैं? वो 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं: एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटकम्स एंड नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। अगर ये 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स में हम हैं, सो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा किस तरह का बिहेवियर होगा, हमारा मोटिवेशन किस तरह का होगा जॉब में। तो अब ये जो 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी आउटकम एंड नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, इसको हम डिटेल में इनके सब सेक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस जो होता है ये 3 कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है, जैसे कि स्किल वैरायटी का मतलब होता है स्किल वैरायटी को हम चेक कर सकते हैं बेसिकली, कितनी इंसान की कैपेबिलिटीज है, वैरायटी ऑफ स्किल्स उसके अंदर कितनी है, कैपेबिलिटीज कितनी है तरह तरह की, ये। देन टास्क आइडेंटिटी, कि पूरा वर्क अपनी जिम्मेदारी समझ के लेना और उसके हर एक पीस पे वर्क करना, पूरा जो जॉब मिला है, एंड स्टार्ट से लेके फिनिश तक उसको खत्म करना है, वो जॉब टास्क आइडेंटिटी हो गया। नाउ टास्क सिग्निफिकेंस क्या हुआ? टास्क सिग्निफिकेंस में होता है कि उसके जो काम है उसका इम्पैक्ट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा। सो आपने काम तो किया, टास्क आइडेंटिटी मतलब आपका काम पूरा कर दिया आपने। नाउ टास्क सिग्निफिकेंस, आपने काम जो पूरा किया उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है दूसरों पे या अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ये 3 चीजें, एक्सपीरियंस, मीनिंगफुलनेस, मतलब अगर साइकोलॉजिकल स्टेट ऐसा है जो आप मीनिंगफुलनेस समझते हो अपने काम की, सो आपके अंदर ये तीनों चीजें होंगी कि आपकी जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं, वैरायटी ऑफ कैपेबिलिटीज, उसका आपको पता होना, उसको चैलेंज भी करना कि है भाई, लेकिन मैं
टास्क भी लूंगी वैसा जैसी मेरे अंदर है कैपेबिलिटीज। देन आइडेंटिटी क्या हो गया कि आपके नाम से वो काम हो रहा है तो आप उसको कंप्लीशन तक लेके जाओगे। सिग्निफिकेंस मतलब उसका इम्पैक्ट क्या होगा अंदर एंड बाहर, वो जानना। तो ये तीन चीजें, एक्सपीरियंस, मीनिंगफुलनेस, इससे आप पॉजिटिवली काम करोगे, है ना। आप सेटिस्फैक्शन भी निकाल लोगे उसमें से, आपकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, आप मोटिवेटेड फील करोगे। नेक्स्ट जो इसमें है, हमने ये तीन चीजें पढ़ी थी ना, एक्सपीरियंस, मीनिंगफुलनेस, इसकी जो 3 कैटेगरीज हो गई। अब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक्सपीरियंस्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको एक्सपीरियंस रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ये ऑटोनॉमी से आती है, मतलब आपको जब फ्रीडम मिलती है कि कब ये कंप्लीट करना है काम और कैसे ये कंप्लीट करना है, वो इसके अंदर आ जाता है। फिर नॉलेज ऑफ रिजल्ट, मतलब एक्सपीरियंस्ड नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, फीडबैक, जो इन्फॉर्मेशन है जब आपने कंप्लीट किया वर्क, सो उसकी प्रोग्रेस कैसी रही, उसका इफेक्टिवनेस कैसे रहा, उसके बारे में आपको पता चलता है। तो उसके बेसिस पे फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो। ये साइकोलॉजिकल 3 स्टेट्स के बारे में बात किया था। तो ये जो भी वेल डिजाइंड जॉब्स होते हैं उसमें ये हाई लेवल ऑफ 5 कोर जॉब डायमेंशंस होते ही होते हैं। वो 5 कोर जॉब डायमेंशंस कौन कौन से हैं? हाईली मोटिवेटेड, परफॉर्म हाई क्वालिटी वर्क, हाईली सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, एब्सेंट इनफ्रीक्वेंटली एंड अनलाइकली टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। ये वाली चीजें देखेंगे जो लोग परफॉर्म करते हैं जॉब में। तो ये 5 कोर जॉब डायमेंशंस है कि वो मोटिवेटेड हैं कि नहीं है, परफॉर्म कर रहे हैं हाई क्वालिटी वर्क का या नहीं कर रहे हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं जॉब से, एब्सेंट नहीं होते ज़्यादा, रिजाइन भी नहीं करेंगे जॉब से। सो ये 5 कोर जॉब की वैल्यूज है। अब इन्होंने यहाँ पे फ्लो चार्ट से बताया है, जैसे कोर जॉब डायमेंशंस हमने क्या बोले थे, साइकोलॉजिकल जो थे वो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हमारे ये हैं, लेकिन ये इसमें सब कैटेगरीज क्या आ रही हैं, जॉब डायमेंशंस क्या आ रहे हैं। एक्सपीरियंस, मीनिंगफुलनेस में हम क्या देख रहे हैं, अगर कोई मीनिंगफुलनेस एक्सपीरियंस कर रहा है तो स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस की वजह से वो मीनिंगफुलनेस अपने जॉब में समझ रहा है ना, उसको समझ में आ रहा है कि उसने ये चीजें की हैं तीनों, इसीलिए वो मीनिंगफुलनेस समझ रहा है, वर्क में है मीनिंगफुलनेस। रेस्पॉन्सिबिलिटी कब एक्सपीरियंस कर रहा है, जब उसमें ऑटोनॉमी मिल रही है उसको। वो नॉलेज ऑफ रिजल्ट उसको कब मिलेगा, जब उसको फीडबैक, जॉब फीडबैक दिया जा रहा है। तो ये 3 चीजें साइकोलॉजिकल स्टेट में हमें पता चल जाएंगी। सो ग्रोथ, नीड, स्ट्रेंथ के बारे में बात की है कि यहाँ से लेके इस स्टेट तक पहुंचने में ग्रोथ की नीड है, वो ग्रोथ नीड जो है वो उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। नाउ अफेक्टिव आउटकम क्या आएगा, इंटरनल वर्क मोटिवेशन, अंदर वर्क मोटिवेशन आएगा, कौन सा वाला, इंटरनल वाला वर्क मोटिवेशन आएगा उसको। अगर हमें कोर जॉब डायमेंशन और मोटिवेशन के बीच में रिलेशनशिप को चेक करना है तो एक क्वेश्चनर है, जॉब डायग्नोस्टिक सर्वे, JDS, इसको यूज करके हम पता लगा सकते हैं क्वेश्चनर से। और एक इंडेक्स भी है इसमें जिसको मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर, मतलब MPS कहते हैं, जिसको कंप्यूट करते हैं। ये 3 जो वैल्यूज है, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी एंड टास्क सिग्निफिकेंस, इनकी जो वैल्यू आएगी क्वेश्चनर में उनको ऐड करना है। जो एडिशन वाली वैल्यू है उसको ऑटोनॉमी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है एंड जॉब फीडबैक की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है, और जब हो जाएगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो MPS आ जाएगा। ये इंडेक्स है जो जॉब की पोटेंशियल बताता है कि ये कितना लोगों को मोटिवेट कर सकता है ये वाला जॉब। सो हाई स्कोर जो है वो ये बताता है कि जो कितना प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव आउटकम एक्सपीरियंस करेंगे एम्प्लॉयज ये जॉब करने के बाद। अगेन इस पे और भी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ। लोगों में ग्रोथ नीड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, कईयों में बहुत ज़्यादा हाई होगी, कईयों में लो होगी। ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ में क्या क्या आता है, लोग कई बार लर्निंग एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं जॉब कैरेक्टरिस्टिक एंड क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स के लिए, या नॉलेज, स्किल्स, ऑटोनॉमी, इनको भी ये लोग वर्क कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कौन से फैक्टर्स को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कितने मोटिवेटेड फील करेंगे उस पर्टिकुलर जॉब से। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 ब्लॉक 2 MPCE 031, that is MAPC second year organizational psychology students. This video was for you.
आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। और सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट, प्लीज़ सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। ये सिर्फ रिवीजन या फिर पहले पढ़ के अपना फिर से बुक से पढ़ना, उसके लिए बनाया गया है। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे वीडियोज़ को बाकी स्टूडेंट्स के साथ, एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको अपडेटेड वीडियोज़ का पता चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।